टू मास्टर बनो दिस इज अंशुल। दोस्तों, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो सभी प्रकार के टीचिंग एग्जाम में आपको सहायता करेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इस वीडियो में थ्योरी के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, अंत तक जरूर देखिएगा। एनवीएस का भी नोटिफिकेशन आ गया है, तो एनवीएस में भी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी आती है। ठीक है, तो हम उससे रिलेटेड भी आज थोड़ा सा डीप में देखेंगे थ्योरी के विषय में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा, चैनल का नाम है मास्टर बनो और मेरा नाम है अंशुल सोनी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखा है। नेक्स्ट है टॉपिक का नाम। यहाँ पे हम अभिप्रेरणा के बारे में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रीट, सी टेट, यूपी टेट, बी टेट, ऑल स्टेट टेट जैसे टीचिंग एग्जामों में ये क्या मोटिवेशन आता ही आता है, क्योंकि हर एक सिलेबस में मोटिवेशन टॉपिक इंक्लूड ही रहता है। किसी भी स्टेट टेट का, आप चाहे रीट का हो, चाहे सी टेट का हो, यूपी टेट का, किसी भी टेट का अगर आप सिलेबस उठाते हैं तो आप पाएंगे कि मोटिवेशन टॉपिक उसमें होगा ही होगा। तो चलिए देखते हैं, टाइम ज़ाया न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा है क्या चीज़? मोटिवेशन है क्या चीज़? मनुष्य स्वभाव से ही क्रियाशील प्राणी है ना। अभिप्रेरणा व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। यानी अभिप्रेरणा एक वह शक्ति है, अभिप्रेरणा एक वह शक्ति है जो कार्य को संपन्न कराने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है, अभिप्रेरणा एक वह शक्ति है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है कि हमें वह कार्य करना है। अगर अभिप्रेरणा नहीं होगी तो आज आप टीचिंग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन नहीं कर रहे होंगे। अगर अभिप्रेरणा नहीं होगी तो आप किसी भी कार्य को नहीं करेंगे, यहाँ तक कि आप खाना भी नहीं खाएंगे अगर अभिप्रेरणा नहीं होगी तो। ठीक है, जो भूख होती है वो भी एक प्रकार की क्या है? अभिप्रेरणा है। ये जन्मजात अभिप्रेरणा है। ठीक है ना। तो हर एक चीज़ में अभिप्रेरणा होती है और अभिप्रेरणा के लिए हम कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार की शक्ति है अभिप्रेरणा, जो कार्य करने के लिए हमें क्या करती है? प्रेरित करती है। ठीक है, देखते हैं अंग्रेजी की मोटिवेशन। ठीक है, अभिप्रेरणा को क्या बोलते हैं? मोटिवेशन ही बोलते हैं। ठीक है, तो अंग्रेजी की मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम से हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में पूछा जाता है, हो सकता है रीट में भी पूछा जाए। तो मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? लैटिन भाषा के मोटम धातु से हुई है। ठीक है, जिसका अर्थ है मूव, मोटर या मोशन, है ना। एक प्रकार से कार्य करना, कार्य करना क्या कहलाता है? मूव, मोटर कहलाएगा या फिर मोशन कहलाएगा एक प्रकार से। ठीक है, तो जो अभिप्रेरणा है वो क्या है? जो अभिप्रेरणा है, मोटिवेशन है, वो लैटिन भाषा के मोटम धातु से बनी हुई है। ठीक है, मोटम धातु से इसकी उत्पत्ति हुई है मोटिवेशन की। और मोटम का जो अर्थ है मूव, मोटर या मोशन, यानी एक प्रकार से कार्य को प्रगति देना। ठीक है ना। तो आई होप सो कि क्लियर हुआ होगा। तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे जो अक्सर पेपर में पूछा जाता है। और यहाँ पे दिया गया है कि श्रीमती गुड एनएफ के अनुसार अभिप्रेरणा क्या है, हम पढ़ेंगे। तो श्रीमती गुड एनएफ क्या कहती हैं? प्रेरणा किसी कार्य को शुरू करने, जारी रखने तथा नियमित करने की प्रक्रिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए। ये जो है अक्सर पेपर में ये वाला स्टेटमेंट पूछा जाता है। श्रीमती गुड एनएफ के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है अभिप्रेरणा के लिए वो क्या है? प्रेरणा, प्रेरणा का संबंध अभिप्रेरणा से। ठीक है ना। प्रेरणा किसी कार्य को शुरू करने, जारी रखने तथा नियमित करने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो श्रीमती गुड एनएफ ने ये कहा है। ठीक है, तो ये आप लोग याद कर लीजिए। श्रीमती गुड एनएफ ने क्या कहा है? प्रेरणा किसी कार्य को शुरू करने, जारी रखने तथा नियमित करने की क्या है? प्रक्रिया है। चलिए मैकडूगल के अनुसार देखते हैं। अभिप्रेरणा वे शारीरिक व मानसिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं। मैकडूगल ने क्या बोल दिया? शारीरिक व मानसिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं। ठीक है, ये मैकडूगल के अनुसार है। ठीक है, वुडवर्थ के अनुसार अब देखते हैं हम। तो वुडवर्थ के अनुसार अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा व्यक्ति की दशाओं का वह समूह है जो व्यक्ति को किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार स्पष्ट करती है। ठीक है, वुडवर्थ ने थोड़ा सा गहराई में जाके स्टेटमेंट दिया है। क्या स्टेटमेंट दिया है? अभिप्रेरणा व्यक्ति की वह दशा है, दशाओं का वह समूह है जो व्यक्ति को किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए यानी कि किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए अभिप्रेरणा उस व्यवहार को निहित कर देती है व्यक्ति के अंदर। तो वो एक प्रकार का अभिप्रेरणा है। ठीक है, बात वही है, अभिप्रेरणा एक शक्ति ही है, किसी कार्य को प्रगति देने के लिए ये एक ऊर्जा का कार्य करती है। बात सभी अभिप्रेरणा, पूरी बात वही है, पर इन्होंने क्या है, जो मनोवैज्ञानिक हैं अपने अपने भाषा के अनुसार अपने अपने शब्द दिए हैं, तो इनको थोड़ा सा याद करना पड़ता है। ठीक है, तो वुडवर्थ के अनुसार, है ना, हमने बता ही दिया है कि अभिप्रेरणा व्यक्ति की दशाओं का वह समूह है जो व्यक्ति को किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार स्पष्ट करती है। आप की पॉइंट याद कर लीजिए, जैसे कि निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार प्रदान करती है। किसके अनुसार? वुडवर्थ के अनुसार। मैकडूगल के अनुसार आप ये याद कर लीजिए, शारीरिक और मानसिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने में प्रेरित करती हैं।
ठीक है। श्रीमती गोर्डनफ का तो आप याद ही कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेरणा किसी कार्य को शुरू करने, जारी रखने तथा नियमित करने की प्रक्रिया है। तो ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए इन चारों के बारे में आप लोग याद कर लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्किनर के अनुसार कि अभिप्रेरणा सीखने का क्या भाई साहब राजमार्ग है, ठीक है। अभिप्रेरणा क्या है, सीखने का राजमार्ग है। ये क्वेश्चन आता है, आया भी हुआ है कि अभिप्रेरणा सीखने का डैश है, ऐसा क्वेश्चन आया है। अभिप्रेरणा, क्वेश्चन लिख देता हूं, अभिप्रेरणा सीखने का डैश है। अब ऑप्शन में आ गया है, ऑप्शन ए आ गया मार्ग, ऑप्शन बी आ गया राजमार्ग, ऑप्शन सी आ गया देश मार्ग, जो भी ऑप्शन बन सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा राजमार्ग ही होगा, ठीक है। और ये भी आ सकता है, स्टेटमेंट दे देगा अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है, ये किसने कहा है, तो बताना पड़ेगा स्किनर के अनुसार, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपके लिए ये वाली स्लाइड लाया, ठीक है। तो इनको अच्छे से याद कर लीजिए। और अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। मोटिवेशन के प्रकार क्या क्या होते हैं भाई, किसने कैसे बांटे हैं मोटिवेशन को, तो मैस्लो के अनुसार देखेंगे हम, मैस्लो के अनुसार मोटिवेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो मैस्लो के अनुसार मोटिवेशन 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला जो है जन्मजात अभिप्रेरक होते हैं और दूसरा होता है अर्जित अभिप्रेरक, ठीक है ना। पहला होता है जन्मजात अभिप्रेरक, दूसरा होता है अर्जित प्रेरक। जन्मजात अभिप्रेरक से तात्पर्य क्या होता है, जो हमारे जन्म के साथ ही होते हैं, जैसे कि भूख, प्यास, नींद और यहाँ पे कामुकता आ जाएगी, कामुकता, ठीक है। ये सब क्या है, जन्मजात अभिप्रेरक हैं। एक मिनट, ये सभी क्या हैं, जन्मजात अभिप्रेरक हैं। कौन कौन से, भूख, प्यास, नींद और कामुकता जैसी चीज़ें आदि, ये सब क्या है, जन्मजात ही है, जन्म के समय ही हमारे अंदर ये अभिप्रेरणा रहती है ना। और अर्जित अभिप्रेरक वे अभिप्रेरक होते हैं जिनको हम अर्जित करते हैं, जिनको हम ग्रहण करते हैं, जैसे कि आदत, तो हम आदत बनाते हैं, समय के साथ आदत बदलती भी जाती है। रुचि, इसको भी हम अपनी समय के अनुसार ढालते हैं, है ना। बचपन में हमको खिलौना खेलना पसंद होता है, परंतु जैसे जैसे युवा अवस्था आती है तो हमको बाइक चलाना पसंद होता है। तो रुचि समय के अनुसार बदलती है, इसको अर्जित किया जाता है। अभिवृत्ति यानी एक प्रकार का दृष्टिकोण, समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार ये भी परिवर्तित होती है ना। तो ये सब क्या होते हैं, अर्जित अभिप्रेरक होते हैं। तो आप लोग ये चीज़ें याद रखिएगा कि मैस्लो के अनुसार जो अभिप्रेरक हैं कितने हैं, 2 हैं। पहला जन्मजात अभिप्रेरक और दूसरा है अर्जित अभिप्रेरक। जन्मजात में कौन सा आता है, भूख, प्यास, नींद, और अर्जित में आता है आदत, रुचि, अभिवृत्ति और ढंग कि हम किस ढंग से रह रहे हैं, ठीक है, ढंग भी आता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग नोट्स बनाते जाइए ताकि आप लोग को आगे समस्या ना हो, ठीक है। अब देखते थॉमसन के अनुसार भी मोटिवेशन 2 प्रकार के होते हैं, पहला स्वाभाविक अभिप्रेरक और दूसरा कृत्रिम अभिप्रेरक। अभी हमने मैस्लो के अनुसार देखा, क्या देखा, मैस्लो के अनुसार पहला होता है जन्मजात और दूसरा होता है अर्जित, बस नाम चेंज है, काम वही है। स्वाभाविक अभिप्रेरक, भूख, प्यास, नींद, ये मैस्लो के अनुसार क्या थे, जन्मजात थे, परंतु थॉमसन के अनुसार क्या है, स्वाभाविक हैं, ठीक है। आदत, रुचि और अभिवृत्ति, ये मैस्लो के अनुसार ये क्या थे भाई साहब, अर्जित थे। क्या थे ये मैस्लो के अनुसार, अर्जित, परंतु थॉमसन के अनुसार क्या है, ये कृत्रिम है। थॉमसन के अनुसार ये क्या है, कृत्रिम है। मैस्लो के अनुसार ये अर्जित है, मैस्लो के अनुसार, ठीक है। और जो स्वाभाविक है वो क्या है, मैस्लो के अनुसार ये क्या है, जन्मजात, ठीक। नाम चेंज है, काम वही है, ठीक है ना। देखिए स्वाभाविक में क्या आएगा, भूख आएगा, प्यास आएगी, नींद आएगी, है ना। और कृत्रिम में क्या आएंगे, आदत आएगी, रुचि आएगी, अभिवृत्ति आएगी, ढंग आएगी। तो स्वाभाविक जन्म से ही हमारे अंदर वही प्रेरक होते हैं, और कृत्रिम जिनको हम प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पे कुछ अन्य मनोवैज्ञानिक के अनुसार भी अभिप्रेरण को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है आंतरिक अभिप्रेरण, दूसरा है बाह्य अभिप्रेरण। आंतरिक अभिप्रेरण को बोलते हैं सकारात्मक अभिप्रेरण और बाह्य अभिप्रेरण को बोलते हैं नकारात्मक अभिप्रेरण। आंतरिक अभिप्रेरण वे अभिप्रेरण होते हैं जो हमारे अंदर से जन्म लेते हैं, जैसे कि किसी भी कार्य को करने का एक जुनून जो होता है ना, वो कहलाता है आंतरिक अभिप्रेरण। इसके लिए कोई भी प्रकार की पर्यावरण घटक की सहायता नहीं करते हैं, कोई भी भौतिक जो घटक होते हैं बाहरी, उनसे कोई संबंध नहीं होता है और उनका कोई भी प्रकार का हस्तक्षेप होने पर भी ये अभिप्रेरण खत्म नहीं होता, ठीक है। इसको अगर आपको ये समझ में नहीं आए तो आप बाह्य अभिप्रेरण समझिए, तो ऑटोमेटिक आंतरिक अभिप्रेरण समझिए। बाह्य अभिप्रेरण का मतलब जैसे हो गया पुरस्कार, पुरस्कार एक क्या है, बाह्य अभिप्रेरण है पुरस्कार, ठीक है। जब तक पुरस्कार है तब तक हमको कोई भी कार्य करने के लिए क्या होगा, कोई भी कार्य करने के लिए क्या होगा, हमारे अंदर जुनून बना रहेगा कि हमको वह कार्य करना है। परंतु अगर पुरस्कार खत्म हो गया तो वो हमारे अंदर की मोटिवेशन भी खत्म हो गई,
परंतु आंतरिक अभिप्रेरण में भौतिक वस्तु उपलब्ध हो चाहे ना हो, परंतु वो अभिप्रेरण अंदर से बना रहता है। ठीक है, तो आई होप सो कि आंतरिक अभिप्रेरण और बाह्य अभिप्रेरण में आपको समझ में आया होगा। मैं शॉर्ट में बताते चल रहा हूँ ताकि आप लोग केवल और केवल एग्जाम पर्पज से आपको ये सब चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम आवश्यकता का सिद्धांत पढ़ेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया है? अब्राहम मैस्लो ने दिया है। एक मानवतावादी मनोवैज्ञानिक है। कौन है? अब्राहम मैस्लो। ठीक है, मैस्लो ने ही अभिप्रेरण को दो भागों में बांटा है, पता ही होगा आपको। एक अर्जित नहीं, पहले में हम देखते हैं जन्मजात। ठीक है, जन्मजात अभिप्रेरक और दूसरा अर्जित, है ना। इन्हीं ने बांटा है और इन्होंने ही क्या दिया है? एक सिद्धांत दिया है जिसका नाम है आवश्यकता का सिद्धांत, या इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ मोटिवेशन। लॉ ऑफ मोटिवेशन। आपको एक डाउट यहाँ पे क्लियर कर दूं कि फ्रायड ने भी मोटिवेशन थ्योरी दी हुई है। ठीक है, तो अगर मोटिवेशन थ्योरी के प्रतिपादक पूछते हैं और उसमें फ्रायड है ऑप्शन में, तो आपको फ्रायड टिक करना है। परंतु लॉ ऑफ मोटिवेशन पूछते हैं, क्या पूछते हैं? लॉ ऑफ मोटिवेशन। लॉ ऑफ मोटिवेशन अगर आपको पूछा जाता है तो इसके प्रतिपादक कौन है? वही अब्राहम मैस्लो हैं। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, आप अगर आ गया ना तो प्रेरणात्मक सिद्धांत, अभी प्रेरणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो आप लोग क्या लगा के आएंगे? अब्राहम मैस्लो। ये गलत है, जबकि इसका जो सही आंसर है फ्रायड है। ठीक है, अभी प्रेरणात्मक सिद्धांत जो दिया है फ्रायड ने दिया है। ठीक है, इसकी भी एक कहानी है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फ्रायड के संबंध में लेके आऊँगा। ठीक है, जब मनोलैंगिक सिद्धांत जो फ्रायड ने दिया है उसके संबंध में, और इड ईगो सुपर ईगो के विषय में जो फ्रायड ने व्यक्तित्व के जो बांटा है उसके संबंध में फ्रायड का पूरा एक चैप्टर लेके आऊँगा। ठीक है, तो उसमें आपको मैं पूरा डिटेल से बताऊँ कि अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत जो फ्रायड ने दिया है वो किस बेस में दिया है। ठीक है, आवश्यकता का सिद्धांत में अब्राहम मैस्लो ने दिया है। अगर लॉ ऑफ मोटिवेशन आ जाए, क्या आ जाए? लॉ ऑफ मोटिवेशन। लॉ ऑफ मोटिवेशन आ जाए तो अब्राहम मैस्लो। हाँ, अगर एक पॉसिबिलिटी ये बनती है कि अगर मोटिवेशन थ्योरी पूछे और अब्राहम मैस्लो है और ऑप्शन में फ्रायड नहीं है, तो हमको मैस्लो ही लगा के आना है, क्योंकि पेपर बनाने वाला ऑप्शन कुछ भी डाल सकता है। ठीक है ना, तो साइकोलॉजी में यही होता है कि हमको अपने तर्क शक्ति के आधार पर उत्तर को चुनना होता है। ठीक है, तो मानवतावादी मनोवैज्ञानिक अब्राहम मैस्लो का तर्क था कि आवश्यकताएं सीढ़ियों के डंडों की तरह क्रमिक रूप में व्यवस्थित होती हैं। ठीक है, आवश्यकताएं जो है पायदान की तरह होती है, ये कि जब ये वाली आवश्यकता पूरी होगी तब हम यहाँ पहुँचेंगे, तब ये वाली आवश्यकता तब हम यहाँ पहुँचेंगे। ठीक है, तो इन्होंने यही बताया है कि सीढ़ी के पायदान की तरह ही होती है, क्रमिक रूप में। उन्होंने शरीर क्रिया स्तर से लेकर आत्म प्रागुर्भव तक आवश्यकताओं को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने का प्रस्ताव रखा। ठीक है, एक क्रम में रखा है। ठीक है, अभी हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कौन से क्रम है। मैस्लो ने आवश्यकता सिद्धांत को 5 क्रम में विभाजित किया है। ठीक है ना, कितने क्रम में? 5 क्रम में विभाजित किया है। कौन कौन से? चलिए देखते हैं। तो ये है अब्राहम मैस्लो ने जो 5 क्रम में विभाजित किए हैं आवश्यकताओं को, वो ये हैं। ठीक है, सबसे नीचे पायदान में क्या होता है? जो निचला स्तर है वो होती है आधारभूत आवश्यकता या शारीरिक आवश्यकता, है ना। आधारभूत की जगह शारीरिक आवश्यकता भी आएगा तो वो क्या कहलाएगा? निचला। ठीक है ना, निचला स्तर कौन सा है? आधारभूत आवश्यकता, जिसमें रोटी, कपड़ा और मकान होता है। अगर ये आवश्यकता पूरी नहीं होगी तो सुरक्षा की आवश्यकता पूरी होने की संभावना नहीं है। ठीक है, अब्राहम मैस्लो क्या बोलते हैं? अगर निचले पायदान की आवश्यकता पूरी नहीं होगी तो ऊपर वाले पायदान की आवश्यकता पूरी होना संभव नहीं है। ठीक है, तो इस तरह एक बार हम देखते हैं। पहला जो स्तर है आधारभूत आवश्यकता, इसको हम इसको हम बोलते हैं शारीरिक आवश्यकता भी बोलते हैं। ठीक है, जो निचला पायदान होता है, जो निचला स्तर है, सबसे निचला स्तर, वो क्या है? आधारभूत आवश्यकता या शारीरिक आवश्यकता। प्रश्न आ सकता है, प्रश्न ऐसा आ सकता है कि अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया, ठीक है, आवश्यकता का सिद्धांत के अनुसार निचले स्तर में आता है या निचले स्तर में होता है? ऑप्शन दे देगा आपके, इन्हीं में से 4 ऑप्शन, तो आपको बताना पड़ेगा। तो ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, तो देखेंगे जो निचला स्तर है वो है आधारभूत आवश्यकता, फिर दूसरा है सुरक्षा की आवश्यकता, तीसरी है सामाजिक आवश्यकता, फिर चौथा है सम्मान आदर की आवश्यकता, और 5वां है स्वयं यथार्थीकरण। ठीक है, स्वयं यथार्थीकरण, या इसको बोलते हैं आत्मसात, है ना। इसको आत्मसात भी अगर आ जाएगा यहाँ पे आत्मसात, तो भी हम बोलेंगे कि 5वां स्तर क्या होता है? आत्मसात होता है। ठीक है ना। अच्छा देखिएगा, निचला स्तर कौन सा है? आधारभूत आवश्यकता या शारीरिक आवश्यकता, और सबसे ऊंचा स्तर या सबसे ऊपरी स्तर बोल सकते हैं, या उच्च स्तर। ठीक है, क्या बोल सकते हैं हम? उच्च स्तर। तो उच्च स्तर क्या है? उच्च स्तर है स्वयं का यथार्थीकरण, और निम्न स्तर क्या है? आधारभूत आवश्यकता। आई होप सो कि क्लियर हुआ होगा। इसको याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जब किसी व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान मिलती है तो वो उसकी सुरक्षा करेगा। सबसे पहले हमको क्या आवश्यकता है? भाई जीने के लिए क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ याद करने की, ठीक है ना।
मैस्लो की जो 5 आधारभूत आवश्यकताएं हैं, जो जो उन्होंने आवश्यकताएं का वर्गीकरण किया है, वो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, ट्रिक ऐसी है कि किसी व्यक्ति को सबसे पहले किसकी जरूरत होती है? रोटी, कपड़ा और मकान की, क्योंकि जिंदा रहना है। ठीक है, तो ये वाली आवश्यकता। इसके बाद हमको इसकी क्या करना है? सुरक्षा करना है। सुरक्षा कर लिए, सुरक्षा के बाद हम अब सोचते हैं अब अकेले तो रहेंगे नहीं हम, तो हमको क्या चाहिए? थोड़ा सा समाज चाहिए। ठीक है, थोड़ा समाज चाहिए, कुछ ना कुछ समाज में रहेंगे। अब जब समाज में है तो भाई हम चाहेंगे कि समाज में हमारा क्या हो? आदर सम्मान हो। ठीक है, और जब आदर सम्मान सब मिल ही रहा है तो अपन सोचते कि चलो अब थोड़ा अध्यात्म की ओर जुड़ें, जो होता है स्वयं यथार्थीकरण, कि हम अब अपने में मगन हो जाएं, भगवान प्रभु में मगन हो जाएं। अध्यात्म इसको बोलते हैं, अध्यात्म। ठीक है, अध्यात्म जो उच्च स्तर है वो किसका है? अध्यात्म का है। उच्च स्तर का होता है? अध्यात्म का होता है। ठीक है, और उच्च स्तर तभी संभव है जब निचले स्तरों की आवश्यकताएं पूरी हो रही हों। ठीक है ना, तो आई होप सो कि आपको याद हो गया होगा। रोटी, कपड़ा, मकान की जब हमको मिल जाता है रोटी, कपड़ा, मकान, तो उसकी सुरक्षा हमारे लिए जरूरी होती है। जब सुरक्षा हो जाती है तो हमको क्या भाई समाज में थोड़ा सा मिलना जुलना जरूरी है, तो समाज मिल गया। समाज के बाद हम सोचते हैं कि थोड़ा सा आदर सम्मान मिल जाए, और जब ये सब मिल जाता है तब सोचते चलो अध्यात्म की ओर जुड़ जाते हैं। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है, आई होप सो कि आपको अच्छी लगी होगी ये ट्रिक। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए फटाफट से अपन इनको निपटाते हैं क्वेश्चन को। बाह्य अभिप्रेरण क्या लिखा है? क्वेश्चन, बाह्य अभिप्रेरण में समावेशित किया जाएगा। किसको समावेशित किया जाएगा बाह्य अभिप्रेरण में? ये देखिए आरजे टेट यानी कि राजस्थान टेट है, यहाँ पर रीट होना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पर रीट होना चाहिए। तो देखिए राजस्थान टेट में पूछा गया 2011 में प्रश्न, तो बताइए। ऑप्शन ए दिया गया है प्रशंसा एवं दोषारोपण, दूसरा दिया है प्रतिद्वंदिता, तीसरा दिया पुरस्कार एवं दंड, और चौथा है परिणाम का ज्ञान। तो बाह्य अभिप्रेरण में क्या क्या आ सकता है? ऑप्शन ए, बी, ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन बी, सी और डी। तो बताइएगा जरूर क्या है इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो जो बाह्य अभिप्रेरण है, ठीक है ना, उसमें क्या क्या आएगा? देखिए प्रशंसा एवं दोषारोपण, ये भी बाह्य अभिप्रेरण है। प्रतिद्वंदिता, ये भी बाह्य। पुरस्कार एवं दंड, ये भी बाह्य अभिप्रेरण। और परिणाम का ज्ञान भी क्या है? बाह्य अभिप्रेरण है। ये सब अगर ये सब ना हो ना तो अभिप्रेरणा भी खत्म हो जाती है। ठीक है, बाह्य प्रेरण का मतलब क्या होती है? जब तक ये उपलब्ध है तब तक अभिप्रेरण बने हुए हैं। अगर ये भौतिक चीजें खत्म है तो अभिप्रेरण भी क्या हो गया? खत्म। तो इसका जो सही आंसर होगा वो चारों है, मतलब कि ऑप्शन डी इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक शिक्षक विद्यार्थी को अनुप्रेरित कर सकता है पुरस्कार देकर, सही मार्गदर्शन कराकर, उदाहरण देकर, या निदानात्मक शिक्षण कराकर। तो बताइए, अनुप्रेरित करना, एक प्रकार से प्रेरित करना विद्यार्थी को, तो कैसे करेगा शिक्षक? तो सही मार्गदर्शन, पुरस्कार देकर, बिल्कुल कर सकता है पुरस्कार देकर। और ऑप्शन पढ़ते हैं, सही मार्गदर्शन, तो मार्गदर्शन देकर विद्यार्थी अनुप्रेरित नहीं हो सकते। ठीक है, उदाहरण देकर भी अनुप्रेरित नहीं हो सकते। निदानात्मक शिक्षण तो कमी को जानने के लिए किया जाता है ना, तो ये भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पुरस्कार देकर क्या किया जाएगा? बच्चों को प्रेरित किया जाएगा ना। कोई कंपटीशन हो रहा है तो बच्चों को पुरस्कार देके प्रेरित कर रहे हैं, या टेस्ट ले रहे हैं तो हम बच्चों को बोल दे रहे हैं कि टेस्ट में जो अच्छे नंबर लेके आएगा उसको हम एक पेन देंगे, तो एक प्रकार का पुरस्कार हो गया। तो इस प्रकार से पुरस्कार देके हम बच्चों को क्या कर सकते हैं? प्रेरित कर सकते हैं शिक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वां नंबर, देखेंगे पहले। निम्न में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा? देखिए बिहार टेट में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, जन्मजात अभिप्रेरक, निद्रा, खेलना, प्रशंसा या क्रोध। देखिए खेलना तो बाह्य अभिप्रेरक है, खेलना प्रेरक नहीं है, सॉरी, खेलना हो सकता है वैसे एक प्रकार से बाह्य प्रेरक, केवल और केवल ये बाल्यावस्था के जो बच्चे होते हैं उनके लिए ये प्रेरक का कार्य कर सकता है, कि बच्चों से कुछ काम कराना है कि आप ये काम कर दीजिए तो हम आपको खेलने की अनुमति देंगे, तो एक प्रकार से बाह्य प्रेरक का कार्य कर सकता है। ठीक है ना, पर ये इसको इंक्लूड नहीं किया जाता बाह्य प्रेरक में, पर बाल्यावस्था के रूप में इसको बाह्य प्रेरक के रूप में माना जा सकता है। ठीक है, क्रोध ये भी बाह्य प्रेरक है। बाह्य एक प्रकार से ये कौन सा होगा? अर्जित अभिप्रेरक है। बाह्य तो नहीं होगा, अर्जित अभिप्रेरक कहेंगे हम इसको, क्या बोलेंगे? अर्जित अभिप्रेरक। ठीक है, और प्रशंसा भी एक प्रकार का क्या है? ये बाह्य अभिप्रेरक है और अर्जित अभिप्रेरक है। ठीक है, पर जो जन्मजात है, जो जन्म के समय होती है वो क्या होती है? निद्रा। तो निद्रा क्या है? जन्मजात अभिप्रेरक। ठीक है, चलिए 7वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। अभिप्रेरण की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, किसने कहा है? ये इतना मस्त क्वेश्चन है ना, और इतना अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन है कि ये देखिए बिहार टेट में आया हुआ प्रश्न है, तो इतना अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक की पॉइंट अगर आपको पता चल गया तो आप इसका आंसर आसानी से ढूंढ सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो की पॉइंट है वो क्या है? मूल प्रवृत्ति। और मूल प्रवृत्ति का संबंध किससे है भाई साहब? मैकडूगल से है। ठीक है ना, 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी, तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? मैकडूगल ही होगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ भटकने की जरूरत है नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है? ये नहीं शब्द में ना थोड़ा सा आप लोग गौर कीजिएगा, फोकस्ड रहिएगा, है ना। बिहार टेट में आया हुआ प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है पूछा है। भूख, प्यास, नींद, आदत। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा क्या होगी? आदत। आदत क्या है? ये जन्मजात नहीं है, अर्जित प्रेरक है। ठीक है, और बाकी जो भूख है जन्मजात है, प्यास भी जन्मजात, नींद भी जन्मजात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये दोनों। छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि क्या है? ये देखिए बिहार टेट में आया है। उनको दंडित करना है, फटकारना है, प्रशंसा करना है या मारपीट करना है? तो देखिए दंड तो देना नहीं है बच्चों को, फटकारना भी नहीं है और मारपीट तो करना ही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी क्या होगा? सही आंसर होगा, यानी कि प्रशंसा। प्रशंसा करके हम बच्चों को क्या कर सकते हैं? प्रेरित कर सकते हैं, है ना। अगर वो गलती भी करता है ना तो उसमें थोड़ा बहुत प्रशंसा करना है कि बेटा आपने सही किया है, परंतु इस प्रकार से करते तो ये पूरा सही हो जाता। ठीक है, प्रशंसा करना है बच्चों को, तब वो अप्रेरित रहेंगे। ये तो डिमोटिवेट हो जाएंगे तो फिर आपकी कक्षा में बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। 15वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बालक में क्रियाओं को नियमित करने तथा रुचि उत्पन्न करने के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है? एक बार फिर प्रश्न पढ़ेंगे। बालक में क्रियाओं को नियमित करने, रुचि उत्पन्न करने और के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है? प्रेरणा, समझ, ज्ञान या स्वाध्ययन। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ टेट में आया हुआ प्रश्न है। तो देखिए क्रियाओं को नियमित करने के लिए, अच्छा अगर बालक छोड़ दीजिए, हटाइए। ठीक है, एक चीज याद रखिए, हमने अभी पढ़ा था श्रीमती गुड एनएफ के बारे में। गुड एनएफ, ठीक है, गुड एनएफ ने क्या बोला? अभिप्रेरणा किसी कार्य को शुरू करने, जारी रखने तथा नियमित करने की क्या वैसा प्रक्रिया है। मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ अराउजिंग, सस्टेनिंग एंड रेगुलेटिंग एक्टिविटी, है ना। ये मैं अपन ने पहली स्लाइड में पढ़ चुका है, दूसरी या तीसरी स्लाइड में था शायद। तो अपन ने स्टेटमेंट जब पढ़ा था तो गुड एनएफ की में पढ़ा था। तो प्रश्न में क्या बोल रहा है कि नियमित रखने, किसी कार्य को नियमित करने, और गुड एनएफ क्या बोलती है? प्रेरणा किसी कार्य को शुरू करने, जारी रखने तथा नियमित करने की क्या वैसा प्रक्रिया है। तो बस आपको किस में जाना चाहिए? सीधा सीधा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए, प्रेरणा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। देखिए प्रश्न वही है, घुमा फिरा के प्रश्न दिया है, तो आपको केवल डिटेलिंग से पढ़ना है और समझ के पढ़ना है, बस, ज़्यादा कुछ नहीं। तो आसानी से आपकी जो टीचिंग एग्जाम है ना, वो बहुत आसानी से आपके क्रैक हो जाएंगे। आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी। इस तरीके की वीडियो के लिए आप चैनल पे बने रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और किस टॉपिक में आपको और डिटेलिंग वीडियो चाहिए और किस टॉपिक में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए वो आप लोग बता सकते हैं। तो इसी के साथ लेते हैं अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।